ओके। वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का हम लोग टाइम पीरियड देखें तो 1500 से लेकर के 600 बीसी। तो अभी क्या हो रहा है, इससे पहले हमने जो पीरियड पढ़ा वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एंड है अराउंड 1700 में माना जाता है। तो और 1500 में वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। जब हमने डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें से हमने एक रीज़न ये भी पढ़ा था कि आर्यन की इन्वेजन की वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ख़त्म हो गया। ठीक है। अब जो 200 सालों तक क्या हुआ, 1700 से 1500 तक का जो ट्रांजिशन वाला फेज था, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि धीरे 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 करके इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी और वैदिक पीरियड में जो आर्यंस का जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो इंडस वैली का सिविलाइजेशन था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो सिविलाइजेशन किसका था। वो सिविलाइजेशन हुआ करता था द्रविडियन का। ठीक है। और ये जो सिविलाइजेशन है वो आर्यन लोगों का है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भारत में आर्यंस जो है, मतलब कि जो गोरे लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं। तो ये जो मैप है वो बताता है कि जो आर्यंस है, तो सबसे पहले हमने जो आए हैं वो है स्टेपीज रीजन से। आर्यन जो भारत में आए हैं वो स्टेपीज रीजन से आए। ठीक है। कहाँ पे? इधर नॉर्थ वेस्ट वाले अफगानिस्तान वाले रीज पोर्शन में आए। ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया पोर्शन में आए, फिर उसके बाद सीधे कहाँ पे आ गए? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया वाले पोर्शन में आर्यंस भारत में आ गए। ठीक है। क्लियर है। तो हम पढ़ेंगे आर्यन ओरिजिनली लिव्ड इन अ स्टेपीज रीजन। अब स्टेपीज रीजन कौन सा है? ये यूरोप और एशिया के बीच वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ऊपर रशिया से लगा हुआ जो रीजन है उस स्टेपीज रीजन कहते हैं। लेटर दे मूव टू द सेंट्रल एशिया, फिर कहाँ पे आ गए? सेंट्रल एशिया में आ गए। फिर मूव करके ये पंजाब में आते हैं, रीजन ऑफ इंडिया अराउंड कब? 1500 बीसी में आते हैं इंडिया में। सो यहाँ पे जो ओरिजिन की थ्योरी है, मतलब कि जो आर्यंस कहाँ से आए हैं, तो अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। जैसे AC दास जो स्कॉलर है, वो कहते हैं कि जो आर्यंस है वो आए हैं कहाँ से? सप्त सैंधव रीजन से। सप्त सैंधव रीजन से भारत आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक रीजन से आए हैं। मैक्स मुलर कहता है कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। प्रोफेसर पेन का कहते हैं कि जर्मन प्लेन से आए हैं। तिब्बत रीजन से आए हैं, ये कौन कहता है? दयानंद सरस्वती कहता है तिब्बत रीजन से आए हैं। रोडास कहता है बैक्टीरिया से आए हैं। विलियम जॉन्स क्या कहता है कि यूरोप से आए हैं। और पी गिल्स कहते हैं कि हंगरी से लोग आए हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं बोगाच का इंस्क्रिप्शन। ये एशिया माइनर टर्की। ये कहाँ पे है? बुगाच का इंस्क्रिप्शन जो है वो एशिया माइनर टर्की में है। विच मेंशंस अ फोर वैदिक गॉड। इट मेंशंस, द बुगाच की इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे है? हमें अब जो जानकारी कहाँ से लग रही है, अब हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि आर्यंस कहाँ से आए हैं। जब हम सोर्सेज मैच करेंगे तो एक बुगाच का इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ पे मिल जाता है? टर्की में मिल जाता है। इसमें 4 गॉड्स मेंशन है, वैदिक गॉड मेंशन है। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जो आर्यंस रह रहे हैं, ठीक है ना, वैदिक पीरियड में जो लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, उनके भगवान और जो बोगाज का इंस्क्रिप्शन में जो भगवान मेंशन है, जो टर्की में हमें मिला है, दोनों कॉमन है। जब दोनों टर्की में जो भगवान मेंशन है और हमारे यहाँ पे जिन भगवानों की पूजा की जा रही है कॉमन है, तो हम क्या निकालेंगे? प्रूव्स अ सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड। हम मानेंगे कि ये जो लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। जैसे हमने देखा कौन कौन से भगवान हमें बोगाज के इंस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है, लिखना होता है सारे भगवानों के नेम। जैसे इंद्रा, वरुणा, मित्रा, नसात्यास। इंद्र, वरुण, मित्र और नशात्यास, दीज आर द कॉमन गॉड्स। वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, वैदिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ऋग्वैदिक पीरियड है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है, उसे लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। आर्यंस नेम अपीयर इन, आर्यन जो नाम है हमें कहाँ कहाँ पे मिल जाता है? हिटाइट इंस्क्रिप्शन एनातोलिया, एनातोलिया टर्की यहाँ पे मिल जाता है। कैसीट इंस्क्रिप्शन इराक में हमें मिल जाता है। उसके अलावा मिट्टानी इंस्क्रिप्शन सीरिया में। तो इन 3 इंस्क्रिप्शन में हमारे लिए आर्यन का नाम मिल जाता है, हिट्टाइट, कैसाइट और मिट्टानी। हिट्टाइट, कैसाइट और मिट्टानी। ठीक है। हिट्टाइट टर्की से, कैसाइट इंस्क्रिप्शन इराक से और मिट्टानी इंस्क्रिप्शन सीरिया से। तो ये जो सेंट्रल एशिया के और जो सारे इंस्क्रिप्शन हमने पढ़े हैं, यहाँ से भी हमें आर्यंस के बारे में पता लगता है कि आर्यंस कहाँ से सेंट्रल एशिया से आए हैं। एंड ईरानियन टेक्स्ट, एक जिंद अवस्था, जैसे हमारे यहाँ पे ऋग्वेद वगैरह है ना, वैसे ही ईरान में एक टेक्स्ट है, उसका नाम है जिंद अवस्था। ठीक है। ये बताता है, टॉक्स अबाउट द नेम्स ऑफ आर्यन गॉड लाइक इंद्र, वरुण। ठीक है। इन भगवानों के, इंद्र वरुण के नामों के बारे में बताता है। ऋग्वेदिक फेज की बात करते हैं, बेसिक्स देखें। मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एज इज द ऋग्वेदा। जो मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का,
ठीक है, वो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल्स है, 1028 हिम्न है, अ सॉन्ग ऑफ अ प्रेज और अ वर्शिप। ठीक है, इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ अ प्रेज और अ वर्शिप, और 10,580 यहाँ पे वर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है अबाउट दिस इज द ऋग्वेद। मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऋग्वेद है। 10 मंडल एंड 1028 हिम्न है, अ सॉन्ग ऑफ अ प्रेज और अ वर्शिप। ठीक है, यहाँ पे प्रेज या वर्शिप, एंड 10,550 वर्सेस। ठीक है, 10,550 कितने हैं वर्सेस है ऋग्वेदा, अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू द अग्नि मित्र वरुणा एंड अदर गॉड्स एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद देखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ, इसमें प्रेयर्स का कलेक्शन होता है, ऑफर्ड टू द अग्नि मित्र वरुणा एंड अदर गॉड्स। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो ऋग्वेदिक फेज है वो, अब हम जो पूरा फेज है से दो हिस्सों में बांटते हैं वैदिक पीरियड को। एक ऋग्वेदिक पीरियड होता है और दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड। जो 1500 से लेकर के 1000 तक का जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वेदिक पीरियड होगा और अल्ली वैदिक पीरियड होगा। ऋग्वेदिक या अल्ली वैदिक पीरियड भी हम इसे कह देते हैं। ऋग्वेदिक या अल्ली वैदिक पीरियड भी हम इसे कह देते हैं। उसके बाद जो आएगा 1000 से लेकर के 600 तक का टाइम पीरियड, उसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहेंगे। लेटर वैदिक पीरियड उसे कहेंगे। ठीक है, अल्ली वैदिक पीरियड है ना लेटर वैदिक पीरियड, और अल्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग्वेदिक फेज भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अल्ली वैदिक पीरियड में वो है ऋग्वेदा। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इज द ऋग्वेदा। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 इसमें हिम्न है ना। हिम्न क्या होते हैं? भगवान की तारीफ में कहे गए मंत्र होते हैं, है ना। वो दोहे होते हैं भगवान की तारीफ में जो हम कहते हैं, है ना, मंत्र दोहे। एंड वर्सेस उस पर देखते हैं, 10,580 वर्सेस हैं, याद रखना ये फिगर। ऋग्वेदा की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ अ प्रेयर ऑफर। ऋग्वेद में क्या है? बहुत सारी प्रेयर है जो भगवान से की जाती हैं। कौन कौन से भगवान है? अग्नि हो गया, मित्र हो गया, वरुण हो गया, और अदर गॉड जितने भी वहां पे है। द हिम्न ऑफ द ऋग्वेदा रिसाइटेड बाय अ होत्री। जितने भी मंत्र है ऋग्वेद के, उन्हें पढ़ेगा कौन? उन मंत्र को कह रहा है होत्री। रिसाइट करने वाले व्यक्ति को होत्री कहते हैं। मंडल्स चैप्टर फ्रॉम 2 to 8 आर कॉल्ड अ सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल चैप्टर नंबर 2 से लेकर 8 तक क्या है? सप्तऋषि मंडल्स हैं। एज दीज आर कंपोज्ड बाय अ 7 ग्रेट सेजेस। ठीक है, अब जो मंडल्स हैं 2 से लेकर चैप्टर 2 से लेकर 8 तक, ये है सप्तऋषि मंडल, क्योंकि अब जो महान जो सेजेस है उन्होंने इनके लिए क्या किया था? कंपोज किया था। तो चैप्टर 2 to 8 आर सप्तऋषि मंडल। सो चैप्टर 2 to 8 आर सप्तऋषि मंडल। मंडल्स 2 to 7। ठीक है, याद रखना है कि कौन से 2 to 8 आर सप्तऋषि मंडल, 7 जो है, और जो मंडल 2 से लेकर 7 तक है ये अर्लीस्ट पोर्शन है, जैसे गोत्र, वंशा मंडला, स्कुला ग्रंथ और फिर ऋग्वेदा, वाइल 1 and 10 आर लेटेस्ट एडिशंस। ठीक है, सबसे पहले वाले कौन से हो गए? 2 to 7 जितने भी आ रहे हैं इन्हें गोत्र या वंशा मंडल भी कहते हैं, और कुल ग्रंथा। तो याद रखना है कौन कौन से मंडल, टोटल 10 हैं। उनमें से 2 से लेकर के 8 तक हम कहते हैं सप्तऋषि मंडल। 2 से लेकर 7 तक जो है उन्हें हम गोत्र या वंशा मंडल भी कहते हैं। और कुल ग्रंथ मतलब कि कुल के बारे में बताते हैं, ये गोत्र के बारे में बताते हैं, इसलिए गोत्र या वंशा मंडल भी कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड, लास्ट वाला जो है 10th वाला जो है वो लेटेस्ट एडिशन से अभी हमने ऐड की है, लेटेस्ट। 10th मंडल हैज़ अ फेमस पुरुष सूक्त। जो 10वां मंडल है उसमें हमें मिलता है पुरुष सूक्त मिलता है, फेमस पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में। दैट डिस्क्राइब कॉस्मिक क्रिएशन, आदि पुरुष। जो 10th वाला मंडल है उसमें हमारे लिए एक आदि पुरुष का मेंशन मिलता है 10th मंडल में। ठीक है, आदि पुरुष कौन थे? एक ऐसे पर्सन थे, इन्हें यूनिवर्सल मैन भी कहा जाता है आदि पुरुष को, अलॉन्ग विद अ फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो 4 वर्णास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है, इनके ही माउथ, आर्म, थाई और फीट से इनका ही उत्पत्ति हुई है। जैसे ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो किसके? आदि पुरुष के माउथ से हुई है। क्षत्रियास की उत्पत्ति आदि पुरुष के आर्म से हुई है। वैश्यास की उत्पत्ति आदि पुरुष की थाई से हुई है, और शूद्रास की उत्पत्ति आदि पुरुष की फीट से हुई है। थर्ड मंडल कंपोज बाय द विश्वामित्र। जो थर्ड मंडल है विश्वामित्र ने कंपोज किया है, कंटेन्स अ गायत्री महामंत्र। थर्ड मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। ये किसे एड्रेस्ड है? गॉडेस सावित्री के लिए एड्रेस है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं, अर्ली वैदिक पीपल और आर्यन सेटल्ड इन द लैंड ऑफ अ 7 रिवर्स। ठीक है, जो अर्ली वैदिक पीपल है, आर्यंस है, ये कहाँ पे सेटल हुए? यहाँ पे जहाँ पे 7 रिवर है, सप्त सिंधु सिंधु रीजन में। यहाँ पे सिंधु, इंडस रिवर, बेतस्ता, झेलम रिवर, असिकानी, चीना, पारूशनी, रावी रिवर, बेपसा, ब्यास रिवर, सातुद्री, सतलज, और नदी ताड़ना, सरस्वती, घग्गर रिवर। दिस इज इन हरियाणा। ठीक है, देयर रीजन कवर्ड अ प्रेजेंट डे पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। इनका जो रीजन है, ठीक है, अभी हमें जानना है कि ये जो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि ये लोग आर्यन लोग हैं, ये लोग कहाँ से आए?
ऐसा माना जाता है कि स्टेपिस रीजन से सेंट्रल एशिया में आए और सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में किस रीजन में आकर के ये बसे, तो उसे कहते हैं सप्त सेंधव रीजन। सप्त सेंधव रीजन में आकर के ये सबसे पहले बसे। इसमें सिंधु रिवर मिलती है हमें, इसे इंडस कहते हैं, बितस्ता को झेलम, असिकानी को चेनाब, पारूशनी को रावी, बिपसा को ब्यास, ठीक है, सतलज को सातुदरी, ठीक है। संस्कृत नेम है, याद करना है, कोई भी नेम आ सकता है। देयर रीजन कवर्ड अ प्रेजेंट डे पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाला रीजन आता है इनका रीजन। पंजाब सप्त सेंधव रीजन का हम स्टेट्स देख रहे हैं, अफगानिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे आकर के सबसे पहले ये लोग बसे थे। सिंधु इंडस इज द मोस्ट मेंशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके टेक्स्ट में क्या है। जो इंडस रिवर है सबसे ज़्यादा मेंशन है, सरस्वती रिवर सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। द हिमालयस और द हिमावंता माउंटेन आर वेल नॉन टू द ऋग्वेदिक सेजस के लिए, जो ऋग्वेद के जो सेजस है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छे से इन्हें पता है हिमालय और हिमवंता माउंटेन्स के बारे में, बट नॉट द विंध्यास और सतपुड़ास, लेकिन विंध्यास और सतपुड़ास के बारे में नहीं है। तो हम देखते हैं कि हिमालयस के बारे में ऋग्वेदिक जो पीरियड है, अल्ली वैदिक पीरियड है, काफ़ी जानकारी हुआ करती थी, लेकिन विंध्या और सतपुड़ास के बारे में अल्ली वैदिक पीरियड में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके टेक्स्ट में हमें मेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। एक नदी सूक्त है हिम्न, ये किसका है, हाइम जो है, नदी सूक्त हाइम ऑफ ऋग्वेदा मेंशंस 21 रिवर को मेंशन करता है। ऋग्वेद में है 21 रिवर को मेंशन करता है। उसमें क्या होता है, गंगा रिवर जो है वो ईस्ट में फ्लो करती है कहा जाता है, और जो कुबा रिवर है काबुल में, वो वेस्ट में फ्लो करती है। नदी सूक्त हाइम में कहा गया है, टोटल 21 नदियां हैं। इसमें हम देखें ऋग्वेद में गंगा का मेंशन एक बार मिला है और यमुना का मेंशन 3 बार मिला है। गंगा का मेंशन एक बार मिला है और यमुना का मेंशन 3 टाइम मिला है। इट ऑल्सो मेंशंस अ मंजूवंत, दैट इज अ हिंदू कुश माउंटेन। इसमें हमें और भी मेंशन मिलता है। इट ऑल्सो मेंशन अ मंजूवन, दैट इज अ हिंदू कुश माउंटेन, ठीक है। मेंशन करता है हिंदू कुश माउंटेन के लिए, ओशियन के लिए, समुद्र के लिए, इन कनेक्शन विथ रिवर्स सिंधु एंड सरस्वती फॉलिंग इनटू द ओशियन, ठीक है। ये क्या मेंशन करता है, मंजूवंत दैट इज अ हिंदू कुश माउंटेन के लिए, ओशियन समुद्र के लिए, इन कनेक्शन, क्या कनेक्शन है, ओशियन जो समुद्र आए हैं उनका क्या कनेक्शन मिल रहा है, कि जो हमारी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है और सरस्वती रिवर है, वो कहाँ पे जाकर के गिर जाती है, ओशन में जाकर के गिर जाती है, क्लियर है। ऊपर हमने देखा हिमालय का मेंशन मिल गया, हिंदू कुश माउंटेन का मेंशन मिल गया, समुद्र का मेंशन मिल गया, गंगा का मेंशन एक बार मिल गया, यमुना का मेंशन 3 बार मिल गया। नदी सूक्त में हमने देखा कि यहाँ पे 21 नदियों का मेंशन मिलता है। गंगा को ईस्ट में कहा गया है और कुबा जो है उसे वेस्ट में कहा गया है। द ओशियन इज ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में के कॉन्टेक्स्ट में ओशियन का भी हमें मेंशन मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स देखें कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था अल्ली वैदिक पीरियड में। द लोएस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज द पैट्रियार्कल फैमिली और अकुला, ठीक है। जो लोएस्ट यूनिट है ऋग्वेदिक सोसाइटी में वो क्या है, पैट्रियार्कल फैमिली और कुल हुआ करती थी। द हेड वाज कॉल्ड कुलूपा, मतलब कैसी फैमिली है, पैट्रियार्कल फैमिली है, याद रखना है। और जो फैमिली का जो हेड है उसे कुलूपा कहा गया है। द ग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल फैमिलीज, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। इट वॉज अंडर द हेडमैन नॉन एज अ ग्रामरी, ठीक है। कुल का हेड, फैमिली का हेड हमने किसको देखा है, कुलूपा, और जो ग्राम का जो हेड है उसे ग्रामिनी कहते हैं। अब बहुत सारे जो विलेज है उनका हम समूह बना लेंगे, और बहुत सारे विलेजेस का जो समूह है उसको हम क्या कहेंगे, विस कहेंगे। बहुत सारे विलेजेस के समूह को हम विस कहेंगे। और एंड वॉज प्लेस्ड अंडर द विस्पति, और विस का हेड कौन होगा, विस्पति होगा। ही वॉज अ मिलिट्री लीडर, जो विस्पति है वो मिलिट्री लीडर भी है। अ ग्रुप ऑफ विशेस फॉर्म्ड अ जना, बहुत सारे विश जो है वो मिलकर के जना बनाते हैं, और जना को हम ट्राइब कहते हैं। हुज मेंबर आर वर बाउंड टुगेदर बाय अ रियल और अ सपोज टाइज ऑफ अ किनशिप, जो उसके जो मेंबर है वो कैसे बाउंड है, रियल और सपोज टाइज किनशिप के टाइज से बाउंड है, ठीक है। मतलब कि भाई भतीजा बात है ना, सब में देखने को मिल रहा है। विस क्या बनाएंगे, मिलकर के जना बनाएंगे, याद रखना है। बहुत सारे जो विस है वो मिलकर के जनास बनाएंगे। गोपा वॉज द हेड ऑफ द जना, जना का हेड कौन है, गोपा इज द हेड ऑफ द जना, गोपा इज द हेड ऑफ द जना। फर्दर देखेंगे सेवरल जनास फॉर्म द जनपद, बहुत सारे जो जना है वो मिलकर के जनपद बनाते हैं। और अ किंगडम, द राजन और द किंग वॉज द हेड ऑफ द जनपद, राजा जो है वो जनपद का हेड होगा। राजा कौन होगा, जनपद का हेड होगा। लेकिन जो जनपद वाला सिस्टम है,
ठीक है, जो जनपद वाला सिस्टम है हमारे लिए अभी अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलेगा। जनपद हमें कहाँ देखने को मिलेगी? लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे जनपद को। जनपद को कब देखेंगे? लेटर वैदिक पीरियड को हम जब डिस्कस करेंगे तब जनपद को देखेंगे। और फिर महाजनपद, जब लेटर वैदिक पीरियड फिनिश हो जाएगा तो महाजनपद पीरियड स्टार्ट होगा। तो अभी हम क्या देखेंगे? सिर्फ जो आखिरी वाली जनपद से जो छोटी यूनिट है जनास। जनास क्या होगी? हाईएस्ट बॉडी होगी अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में जो हाईएस्ट बॉडी होगी वो जना होगी। क्लियर से याद रखना है। There was a several tribal kingdom during the Rigvedic period such as भारतास, मत्स्यास, यदुस और अपुरुष। ठीक है, क्या हुआ है? बहुत सारी किंगडम है, ट्राइबल किंगडम है ना? यहाँ पे जब अब जो आए थे, कौन आए थे? आर्यंस आए थे। आर्यन क्या थी? आर्यन एक तरीके से ट्राइब थी। आर्यन जब भारत आए थे तो ट्राइब थी आर्यंस। और बहुत सारे ट्राइब्स होते थे, सिर्फ एक ट्राइब नहीं है आर्यंस की, बहुत सारे ट्राइब्स सेंट्रल एशिया से होती हुई भारत में आई थी सप्त सिंधु रीजन में। तो उनके जब हम नेम्स देखते हैं, जैसे क्या हो गए? भरतास हो गए, मत्स्यास हो गए, यदुस हो गए और पुरुष हो गए। मतलब कि यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान देना है, जो टर्म आर्या है, आर्य मतलब क्या होता है? सभ्य, सभ्य लोग। आर्य मतलब कहा है कि सभ्य लोग, ये होते हैं सभ्य लोग। ठीक है, सभ्य लोग है। और जो अनार्य, अब जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे थे हमारे भारत में, इनके आने से पहले साउथ इंडिया में और इस वाले पोर्शन में द्रविडियन लोग जो रह रहे थे, उन लोगों के लिए कहते हैं कि आप कैसे हो? नॉन आर्या हो। कैसे हो? नॉन आर्या हो। नॉन आर्या मतलब होता है कि आप लोग कैसे हो? असभ्य हो। असभ्य कहा गया है उन लोगों के लिए। ठीक है, उन लोगों के लिए असभ्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आप संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते हो। संस्कृत लैंग्वेज जो बोलेंगे वो कैसे होंगे? सभ्य लोग होंगे। जो संस्कृत लोग बोले लैंग्वेज बोलेंगे वो सभ्य लोग होंगे, मतलब कि वो लोग आर्यंस होंगे। जो संस्कृत लैंग्वेज बोलेंगे वो क्या होंगे? आर्यंस होंगे। और जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सभ्य लोगों की या आर्यंस की भाषा है। सोशल लाइफ देखेंगे, किनशिप वॉज द बेसिस ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द मैन वॉज डिसाइडेड बाय हिज क्लैन। मतलब कि वही भाई भतीजावाद है यहाँ पे भी, है ना? तो यहाँ पे जो मैन की जो आइडेंटिटी है, वो उसका जो कुल है वो डिसाइड करेगा कि किस कुल में उसका जन्म हुआ है। वर्णा वॉज द टर्म यूज्ड फॉर अ कलर विच प्रोवाइडेड द आइडेंटिटी मार्क फॉर द सोशल ऑर्डर। वर्ण एक टर्म है। ठीक है, ये किस चीज के लिए यूज होता है? कलर के लिए यूज होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जो वहां से जो लोग आए थे, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से जो आर्यन लोग आए हैं, ठीक है, उनका वर्ण कैसा था? उनका कलर कैसा था? गोरा था। वो गोरे कलर के थे। ठीक है ना, फेयर थे, वो कॉम्प्लेक्शन के थे। यहाँ पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे थे वो कैसे? डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते थे। ठीक है, होते थे। ऋग्वेदिक मेंशन आर्य एंड दासा वर्ण। तो ऋग्वेदा दो तरीके का वर्ण बताता है। एक हो गया आर्य वर्ण। आर्य वर्ण कैसा होगा? फेयर होगा। दासा वर्ण मतलब कि जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं यहाँ पे भारत में, वो काले लोग थे। काले लोग जो अभी हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं वही लोग रह रहे थे, है ना, पूरे पूरे इंडिया में। तो उनका वर्ण कैसा हो गया? दासा वर्ण हो गया। मतलब कि डार्क अपीयरेंस के लोग हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा था। इट सीम्स दैट आर्यन पीपल वर फेयर इन अ कलर वेल द इंडिजिनस पॉपुलेशन वर डार्क। क्लियर है? द दासास एंड दस्यूस। ठीक है, यहाँ पे अब जो लोकल लोग हैं, मतलब कि जो नॉन आर्यन लोग हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं भारत में, उनको दो ग्रुप में बांट दिया गया आर्यंस ने। पहला जो ग्रुप हो गया वो क्या हो गया? दास हो गए। पहले ग्रुप के लोग दास हो गए और जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो दस्यूस हो गए। मतलब कि जो भी भारतीय लोग, ठीक है, जिन्होंने आर्यंस की बातें मान ली, है ना, आर्यंस को राजा मान लिया, वो उनके दास बन गए। और ऐसे लोग जिन्होंने आर्यंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आर्यंस को अपना दास नहीं माना, वो दस्यूस हो गए। ठीक है, क्लियर है? वो ट्रीटेड एज अ स्लेव्स, या स्लेव्स है। ठीक है, अब ये दोनों ही कैसे ट्रीट किए जाते थे? स्लेव्स की तरह यूज किए जाते थे। आर्यन वर सॉफ्ट टुवर्ड्स दासा। तो अब क्या था? आर्यन सॉफ्ट नेचर था आर्यंस का, किसकी किसके अगेंस्ट में? दासा की, क्योंकि दासा ने उनकी बात मान ली है। और जो दस्यूस जो है वो उन्हें दुश्मन की तरह देखते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बातें नहीं मानी है। स्लेव्स एंड मेनली वुमेन स्लेव मेंट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस। जो वुमेन स्लेव्स जितनी भी है, मतलब कि मेनली कौन होंगी वुमेन स्लेव? जो भारत में ऑलरेडी रह रहे थे लोग, है ना, वही दासा या दस्यूस में आते हैं। वर गिवन एज अ गिफ्ट टू द प्रीस्ट। पुजारियों को लिए गिफ्ट में दी जाती थी। वुमेन स्लेव किसके लिए गिफ्ट में दी जाती थी? पुजारियों के लिए गिफ्ट में दी जाती थी। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी इन द ट्राइब्स इमर्ज। ठीक है, यहाँ पे एक सोशल इनइक्वालिटी भी इमर्ज होती है। जैसे ट्राइबल चीफ एंड द प्रीस्ट एक्वायर अ लार्ज शेयर ऑफ अ बूटी एट द कॉस्ट ऑफ देयर किंशमैन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है
सोशल इनक्वालिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमर्ज होती है ट्राइब्स के बीच में। जो ट्राइबल चीफ है, प्रीस्ट है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। किसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा? जो ट्राइब के जो चीफ है, ठीक है, जो प्रीस्ट है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, है ना? बाकी के जो लोग हैं उनके पास कम होगा, ठीक है? यहाँ पे जो इकॉनमी है, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर चल रहा है और बहुत ज़्यादा कॉइन वगैरह चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, हमें याद रखना है। पहला है पैस्टोरल इकॉनमी। यहाँ की जो इकॉनमी है वो पैस्टोरल इकॉनमी है, मतलब कि ये लोग चरवाहे हैं, ठीक है? आर्यन लोग कौन है? चरवाहे हैं। ये लोग क्या करेंगे? गाय भैंस पालेंगे और उनके दूध पे डिपेंडेंट रहेंगे। पैस्टोरल इकॉनमी है, ठीक है? फिर क्या होगा? दूसरी चीज, यहाँ पे जो सिस्टम चलेगा वो सेम बार्टर सिस्टम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, बार्टर सिस्टम चलेगा, ठीक है? ये कंटिन्यू देखेंगे इकोनॉमी में हम अलग से। ग्रेजुअली द सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड, 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। पहला जो ग्रुप होता है वो होता है वॉरियर्स का ग्रुप, ठीक है, जो लड़ाके होते हैं उनका ग्रुप। दूसरा जो ग्रुप होता है वो प्रीस्ट का ग्रुप होता है, पुजारी लोगों का ग्रुप। और तीसरे ग्रुप में आ जाते हैं नॉर्मल पीपल, ठीक है। हाउएवर द डिफरेंशिएशन ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन वॉज नॉट वेरी शार्प। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन देखें, जो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम इक्वालिटी थी। द सोसाइटी वॉज लार्जली ट्राइबल इकॉनमी थी, है ना? कैसी थी सोसाइटी? ट्राइबल थी और इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादातर हमारे लिए इक्वालिटी देखने को मिलेगी। अब कुछ टर्म्स मिल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। गोमट, गोमट कौन है? वेल्दी पर्सन के लिए गोमट कहा जाता है। गोमट किसे कहा जाता है? जो वेल्दी पर्सन है उसे गोमट कहा जाता है। और उसकी जो डॉटर होती है उसे कहा जाता है? दोहित्री कहा जाता है, वेल्दी पर्सन की डॉटर। अब वेल्दी पर्सन कौन होगा? जिस पर्सन के पास बहुत सारी गायें होंगी उसे वेल्दी पर्सन कहा जाएगा, क्योंकि इकॉनमी कैसी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय भैंसे है वो सबसे ज़्यादा रिच पर्सन माना जाता है। गॉट इट? प्लेड अ गैम्बलिंग। अब ये कौन कौन से गेम्स खेलते थे? गैम्बलिंग खेलते थे, जुआ खेलते थे, चैरियट रेस में चैरियट रेस होता था, ये इनके गेम्स हुआ करते थे। यदि फैमिली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, द फैमिली वॉज अ पैट्रियार्कल फैमिली। इनकी जो फैमिली है, किसकी? ऋग्वेदिक पीरियड की या अलिवेदिक पीरियड में कैसी फैमिली है? पैट्रियार्कल फैमिली है। मतलब कि जो प्रॉपर्टी किसके पास आएगी? सन के पास आएगी, ठीक है। सन विल हैव अ इनहेरेंट राइट टू ऑन द प्रॉपर्टी, वॉज रिगार्डेड एज द सोशल एंड अ पॉलिटिकल यूनिट। द फादर कौन होंगे? हेड होंगे फैमिली के, एंड ही वॉज नॉन एज अ गृहपति। गृहपति भी फादर होंगे। और क्या होता था यहाँ पे? जॉइंट हैबिटेशन, मतलब कि सब लोग मिलकर के रहते थे, जैसे पहले गाँव में रहते थे। कॉमन ईटिंग प्लेसेस, साथ में मिलकर के खाते थे। सबकी कॉमन गाय होती थी, सब उन्हीं गायों का दूध पीते थे, है ना? एक ही खेत होते थे, उन्हीं में जाकर के सब अपनी गायों को चराते थे। हेडशिप, मतलब कि एल्डेस्ट मेल इन अ फैमिली, ठीक है, एक होता था, एक हेडशिप हुआ करता था। ऑनर टू द गॉड, ये कहते थे कि अतिथि देवो भव। कैसे बोलते थे यहाँ पे? ऋग्वेदिक पीरियड में अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान का दूसरा रूप माना जाता था, ठीक है। मोनोगैमी वॉज जनरली प्रैक्टिस्ड, ठीक है। यहाँ पे जो शादी किस तरीके से हो रही है? मोनोगैमी होती थी। पॉलोगैमी वॉज प्रेवलेंट अमंग द रॉयल और अ नोबल फैमिली। यहाँ पे जो राजा लोग हैं, ठीक है, जो रिच लोग हैं, है ना, जिनके पास बहुत सारी गायें हैं, वो क्या करेंगे? पॉलोगैमी वाली प्रैक्टिस करेंगे। जबकि मोनोगैमी कौन करेगा? जिनके पास एक दो गाय हैं, जो लोग थोड़े से उतने रिच नहीं है, वो मोनोगैमी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस हमें पॉलीएंड्री के भी मिल जाते हैं, मतलब कि एक वाइफ के बहुत सारे क्या होंगे? हस्बैंड होंगे। देयर आर ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ द मैट्रिलिनियल ड्रेसेस। लेकिन ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ? किसी भी लड़के के नाम के आगे कोई फीमेल का नाम लगा है ना? तो हम ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि अ, एक वाइफ होगी, उसके बहुत सारे हस्बैंड होंगे, तो सेम नाम बहुत सारे लड़कों के नेम के आगे है, बहुत सारे हस्बैंड के नेम के आगे है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो उसके बेटे हों और अपनी मदर का नेम उन्होंने अपने नाम के बाद लगाया हो सकता है कि मैट्रिलिनियल भी हो सकता है और पॉलीएंड्री। इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन नहीं है। द वाइफ टुक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। वाइफ क्या करती थी? वो हाउस होल्ड का ध्यान रखती थी, घर का। एंड पार्टिसिपेटेड इन ऑल द मेजर सेरेमनी, जितनी भी सेरेमनीज होती है उनमें वो पार्टिसिपेट करती थी। वुमेन वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एज अ मैन फॉर देयर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है मैन की जितनी, उनके स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। देयर वर वुमेन पोइट्स लाइक अपाला हुई, विश्ववारा हुई, घोषा, लापामुद्रा, गर्गी। तो यहाँ पे जो फीमेल की जो कंडीशन है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा अच्छी है।
स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, ठीक है? वो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। उसके अलावा हमारे लिए कुछ वुमेन पोइट्स के नाम मिल जाते हैं, जैसे अपाला हुआ, ठीक है? एक क्वेश्चन भी पूछा था, है ना? याद है? विश्ववारा, विश्ववारा, घोषा, लापामुद्रा, गार्गी, ठीक है? लापामुद्रा एंड गार्गी ये क्या होते हैं ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है? ये कौन थी? वुमेन पोइट थी। किस टाइम पीरियड में? ऋग्वेदिक पीरियड में वुमेन पोइट थी, ठीक है? अपाला, विश्ववारा, घोषा, लापामुद्रा और गार्गी। वुमेन कुड इवन अटेंड द पॉपुलर असेंबली। वुमेन के पास अधिकार था कि वो पॉपुलर असेंबली को अटेंड कर सकती थी। देयर वॉज अ नो चाइल्ड मैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ अ सती वॉज एबसेंट। यहाँ पे कोई भी हमें चाइल्ड मैरिज नहीं देखने को मिलती है, और जो सती की जो प्रैक्टिस है वो लार्जली एबसेंट थी। द मैरिजेबल एज सीम्स टू हैव बीन 16 to 17। जो मैरिजेबल एज है, जो शादी की उम्र है, वो 16-17 साल में शादी कर दी जाती थी। वुमेन हैड राइट टू चूज देयर हस्बैंड। वुमेन के पास अधिकार था कि वो अपने हस्बैंड को अपनी मर्जी से चूज कर सके। तो वुमेन की जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी है। विडो रीमैरिज एंड द प्रैक्टिस ऑफ अ लेबरेट वॉज प्रेजेंट इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी, ठीक है? अब जो कोई किसी का हस्बैंड ख़त्म हो चुका है, ठीक है, मर चुका है, तो उसकी वापस से शादी कर दी जाएगी। लेकिन किसके साथ की जाएगी? जो उसका देवर होगा उसके साथ में, जिसका हस्बैंड का छोटा वाला भाई या बड़ा वाला भाई जो भी है मौजूद, उसके साथ शादी कर दी जाएगी। इसी प्रैक्टिस को हम नियोगा प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है? भाभी के साथ शादी हो जाएगी। क्लॉथिंग की बात करते हैं। द आर्यन वोर अ ड्रेसेस मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एंड डियर स्किन, ठीक है? यहाँ पे हम देखेंगे आर्यन ने कौन कौन सी ड्रेसेस पहनी थी। पहनते थे कॉटन की बनी हुई, वूल की बनी हुई, डियर स्किन की बनी हुई क्लॉथिंग का इस्तेमाल करते थे। द गारमेंट्स कंसिस्टेड ऑफ अ थ्री पार्ट्स। जो वो पहनते थे तीन तरीके के कपड़े होते थे। एक तो अंडर गारमेंट जो होते थे उन्हें नीवी कहते हैं। अंडर गारमेंट को क्या कहते थे? नीवी। अ गारमेंट कॉल्ड वासा और अ परिधान। उसके अलावा एक जो ऊपर जो कपड़े पहनेंगे बाकी के कपड़े उन्हें परिधान कहते हैं। और कभी कभी एक जैकेट टाइप की होती है ना, हाफ जैकेट होती है जो ऊपर से पहन लेते हैं ना, उसे अधिवसा। आदिवसा, वसा क्या हो गया? पूरा कपड़ा। और आदिवसा क्या हो गया? आधा कपड़ा। बोथ मैन एंड वुमेन वोर अ गोल्ड ऑर्नामेंट। दोनों व्यक्ति चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों गोल्ड ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं। द वुमेन यूज्ड अ ईयरिंग्स, नेकलेसेस, बैंगल्स एंड एंकलेट, ठीक है? वुमेन जो है वो ईयरिंग को पहनती है, नेकलेस, बैंगल्स, एंकलेट्स एक्सेट्रा। फूड की बात करते हैं, खाने की इनकी बात करते हैं। द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड हो गया, घी हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर द चीफ आर्टिकल ऑफ अ प्रोडक्ट। ये क्या थे? चीफ आर्टिकल्स थे, ठीक है, खाने के। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट जैसे ठीक है, दही हो गया, घी हो गया, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब चीफ आर्टिकल्स हुआ करते थे। फिश, बर्ड्स, गोट, रैम, बुल्स, हॉर्सेस वर स्लॉटर फॉर देयर फूड, ठीक है? अब क्या हुआ यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कैसा है? गाय भैंस है। जब गाय भैंस ज़्यादा है तो दूध की बनी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा खाएंगे, क्लियर है, ठीक है? उसके अलावा कुछ बाकी के एनिमल्स हैं जिन्हें खा जाते थे। हॉर्स को खा जाते थे, बुल को, रैम्स को, गोट को, बर्ड्स को, फिश को, इनको सबको खा जाते थे मार करके। स्लॉटर ऑफ अ काऊ वॉज प्रोहिबिटेड। यहाँ पे जो गाय की बहुत पूजा होती थी, गऊ माता माना जाता था, तो सेक्रेड एनिमल माना जाता था गाय के लिए, तो उसे मारा नहीं जाता था और गाय के लिए मारकर नहीं खाया जाता था। यदि कोई व्यक्ति यदि गाय को मार देता था तो उसे सजा भी मिलती थी। दो ड्रिंक बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक है सोमा, दूसरी है सुरा। सोमा वॉज सैंक्शन बाय रिलीजियस। जो सोमा ड्रिंक है उसे भांग की तरह है, मतलब रिलीजियस ड्रिंक है ना? और जो सुरा है वो शराब की तरह है कि मतलब इट इज अप्रूव्ड बाय द प्रीस्ट, ठीक है? सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है सुरा। कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। इन द अर्ली वैदिक पीरियड देयर वाज अ नो कास्ट सिस्टम। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। इंस्टेड दे वर डिवाइडेड इनटू द क्लासेस। जो लोग थे वो क्लासेस में डिवाइडेड थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि कास्ट सिस्टम में ऐसा होता है ना कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसा नहीं था, ठीक है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था लोगों के बीच में। अब जो सिस्टम है वो किस बेसिस पे है? वो क्या कार्य करते हैं उस बेसिस पे है ना? कोई मर्चेंट का काम कर रहा है तो फिर मर्चेंट का बेटा मर्चेंट, जरूरी नहीं है मर्चेंट का बेटा मर्चेंट बने, है ना? बंद हो सकता है वो राजा बन जाए, ठीक है? हो सकता है कि वो किसान बन जाए, है ना? हो सकता है कि वो शूद्रा वाला काम कर दे, कटिंग वाला काम कर दे, हेयर कटिंग वाला, जूते बुनाई वाला काम कर ले। तो यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम जो है, रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं है। ये कास्ट सिस्टम जो है वो डिसाइडेड किस चीज़ पे करता है? क्लास पे करता है और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है। द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली कुड परस्यू, ये वही लाइन आ गई। अ मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली कुड परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, आर्ट, क्राफ्ट, ट्रेड, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस। बाद में रिजिड हो जाता है, लेटर में हम वैदिक पीरियड में हम देखेंगे। देयर वॉज अ हार्डली एनी रिस्ट्रिक्शन इन इंटर मैरिज। इंटर मैरिज के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिससे शादी करनी है, जिस भी ऑक्यूपेशन के लोगों से करनी है कर सकते हैं।
एजुकेशन, देयर वर अ गुरुकुल, ठीक है, यहाँ पे गुरुकुल थे जहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते थे, है ना। एजुकेशन टू द डिसाइपल आफ्टर देयर अ सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, जो जनेऊ संस्कार होता है उसके बाद गुरुकुल में जा करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। एंटायर इंस्ट्रक्शन वॉज गिवन ओरली, जितना भी इंस्ट्रक्शन है वो ओरली दिया जाता था। द डिसाइपल वर टॉट अबोथ अबाउट एथिक्स, एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। आर्ट ऑफ अ वॉरफेयर के बारे में पढ़ाया जाता था। आर्ट ऑफ अ मेटल एंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रह्मा और फिलोसफी, ये भी पढ़ाए जाते थे। बेसिक साइंसेस लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हैंडीक्राफ्ट, ये जो साइंसेस जो है एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ाया जाता था, हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। एक चीज़ याद रखना है इनकी इकॉनमी के बारे में कि पैस्टोरल इकॉनमी है, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में इनकी जानकारी थी, लेकिन ये अपनी मर्जी से एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ठीक है, अपनी मर्जी से उन्हें मज़ा नहीं आता था, वो गाय भैंसों का दूध ही पीते थे बस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जनास वर हैरेड, ठीक है, बाय द राजना। मैंने क्या बताया था जब मैंने बताया था तब कि जो जनास है वो क्या है, हाईएस्ट बॉडी है किसकी, अर्ली वैदिक पीरियड की। और जो जनास का जो हेड होगा उसे गोपा भी कहते हैं और राजन भी कहते हैं। हु वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित, उसको मदद जो करेगा वो पुरोहित होगा, ग्रामनी होगा, सेनानी होगा, किसकी मदद करने वाला, ठीक है, असिस्टेड बाय पुरोहित, ये जनास की हेड करेंगे, राजा की राजना की हेड मदद करेंगे। पॉपुलर बॉडीज, इसमें दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बॉडीज़ है, सभा और समिति बहुत ज़्यादा पॉपुलर बॉडीज़ है। विधाता, गना और असारदा ये भी पॉपुलर बॉडीज़ हैं। अर्ली वैदिक एज हैड अ ट्राइबल पॉलिटी, जो अर्ली वैदिक एज है उसकी ट्राइबल पॉलिटी है। इन विच द ट्राइबल चीफ लेड अ वॉर फॉर अ कैटल, यहाँ पे अब क्या है, इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को तो कोई मानता नहीं है। यहाँ पे जो लैंड है वो क्या है, मेनली जो लैंड है वो क्या है, मैनलैंड। यहाँ पे इकोनॉमी का जो सोर्स है वो, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इकोनॉमी का जो सोर्स है वो क्या है, यहाँ पे जो कैटल्स वगैरह है, गाय है, भैंसे है, तो जो लड़ाई होगी, जो फाइट होगी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो किस चीज़ के लिए होगी, गाय भैंसों के लिए, कैटल्स के लिए होगी। इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, इनके पास कोई आर्मी नहीं होती थी, पूरे के पूरे गांव हैं वो आपस में लड़ाई करते थे। मिलिट्री फंक्शन की बात करते हैं, वर्क परफॉर्म बाय अ ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड ब्रत। यहाँ पे जो मिलिट्री फंक्शंस के लिए अलग अलग ग्रुप्स थे, ब्रत, गना, ग्रामा, सारदा, ये अलग अलग ग्रुप्स हुआ करते थे। द वेपन्स यूज्ड बाय द सोल्जर्स वर अ बो, ठीक है, यहाँ पे एरो, सोर्ड्स, तलवारें, एक्सेस एंड स्पीयर्स, ये वेपन्स का यूज़ करते थे। देयर वर आर नो स्पेशल ऑफिसर ऑफिसर फॉर अ जस्टिस, जस्टिस के लिए कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं था। यहाँ पे जासूस भी हुआ करते थे, एम्प्लॉय किए जाते थे टू कीप एन आई ऑन द थेफ्ट और बर्गलरी, ठीक है, यहाँ पे थेफ्ट, जो चोरी वगैरह होती है, सेंधमारी होती है, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए जासूस अपॉइंट किए जाते थे। बृजपति एक ऑफिसर था जो इंजॉय करता था अथॉरिटी ओवर अ लार्ज लैंड और अ पास्चर ग्राउंड। यहाँ पे मेन सोर्स क्या है इनकम का, कैटल्स हैं, और कैटल्स कहीं पे चरने के लिए जाती होंगी पास्चर ग्राउंड पे। अब जो पास्चर ग्राउंड का जो ऑफिसर है उसे ब्रजपति कहते हैं, बिरजापति कहते हैं। गाउंड क्या है, वो एक प्लेस है जहाँ पे कैटल रखी जाती हैं। और गवेष्टि क्या है, जो कैटल और कैटल्स के लिए जो फाइट होती है उसे हम गवेष्टि कहते हैं। गाउंड जहाँ पे कैटल्स रहती हैं उस प्लेस को कहते हैं गवेष्टि। क्या होता है जब कैटल्स के लिए लड़ाई होती है उसे गवेष्टि कहते हैं। किंगशिप वॉज अ हेरिडिटरी, यहाँ पे जो किंगशिप है वो कैसी है, हेरिडिटरी किंगशिप है। राजना रूल्ड ओवर हिज पीपल, जो राजा है वो उसके लोगों के ऊपर राज्य करता है, जना जैसे कहते हैं, एंड नॉट ओवर किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किंगशिप वॉज अ हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये क्लियर है। राजन जो है रूल्ड ओवर एज अ पीपल, ठीक है, ऐसा माना जाता है राजा अपने लोगों के ऊपर रूल करता था, उसका कोई एरिया फिक्स नहीं था राजा का कि यहाँ से लेकर गुना से लेकर दिल्ली तक आपके लिए रूल करना है, ऐसा कोई एरिया फिक्स नहीं है। बस ये लोग हैं कि इन लोगों के ऊपर आप रूल करोगे, राजन के ऊपर, ऐसा था। एंड हैंस वॉज कॉल्ड देयर प्रोटेक्टर, और उनका प्रोटेक्टर कहा जाता था, जैसे हम गोपा, ये गोपा जनाश्या और गोपति या जनाश्या के नाम से भी जना को हम जानते हैं, राजना को जानते हैं। देयर वर अ फ्यू नॉन मोनार्कियल स्टेट हुज हेड वॉज गणपति और अजेष्ठा, ठीक है, कुछ फ्यू नॉन मोनार्कियल स्टेट भी हमें मिलते हैं जिनके जो हेड है उन्हें हम गणपति और ज्येष्ठ कहते हैं। द किंग और अ चीफ इंजॉयड अ पोजीशन ऑफ अ प्री एमिनेंस इन द ट्राइब, जो किंग है और चीफ है उनकी एंजॉय करते थे एक पोजीशन किसकी, प्री एमिनेंस ट्राइब के अंदर में। ही वॉज रिक्वायर्ड टू बी अ इंद्र इन अ वेल्योर
वैल्योर में इंद्र माना जाता है, मित्र माने जाते हैं काइंडनेस में, है ना, वरुण माने जाते हैं वर्च्यूज में, वरुण माने जाते हैं, ठीक है, वर्च्यूज में वरुण माना जाता है। द बैटल ऑफ अ टेन किंग्स हम देखते हैं वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर के ऊपर। बैटल ऑफ अ टेन किंग हुआ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ बेल्ट दैट इज अ काउ एंड अ कैटल एंड वॉज वॉन बाय द राजना सुदास ऑफ अ भरत जना ट्राइब। ठीक है, जो बैटल ऑफ टेन किंग्स है ये लड़ा गया कौन से बैंक पे, रावी रिवर के ऊपर, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ वेल्थ। ठीक है, किसकी प्रोटेक्शन में, वेल्थ जो है काउ और कैटल के लिए ये लड़ा गया था बैटल ऑफ अ टेन किंग्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो लड़ाई झगड़ा होगा वो सिर्फ कैटल्स के लिए होगा। तो एक फेमस एक बैटल है उसका नाम है बैटल ऑफ टेन किंग्स। ठीक है, क्लियर है। ये काउ और कैटल के लिए लड़ा गया था। ये कौन जीत गया था, राजन राजन जो राजा सुदास है, ठीक है, ये कौन से जना से आता था, भरत जना से ये बिलोंग करता था। भरत जना या भरत ट्राइब से बिलोंग करता था। और इसी ट्राइब के नाम पर हमारा जो देश का नाम है वो भारत पड़ा है। ठीक है ना। अब जो यहाँ से जो आर्यंस आए थे वो बहुत सारे ट्राइब्स में हुआ करते थे। ट्राइब जना मतलब क्या होता है, ट्राइब। उनमें से एक ट्राइब थी भारत जना। ठीक है, इसमें 10 राजा आपस में लड़े थे। कुछ नॉन आर्यन भी थे और कुछ आर्यन भी थे। उनमें से जो आर्यन थी ट्राइब थी कौन सी, भारत जना नाम की, वो इसमें जीत गई। उसका राजा सुदास है। और भारत जना ट्राइब के नाम के ऊपर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। पॉपुलर असेंबली की बात करें, द आर्यन हैड देयर ओन फोल्क असेंबली, खुद की असेंबली होती थी जिन्हें हम विधाता कहते हैं। मेंट फॉर द इकोनॉमिक सोशल एंड मिलिट्री पर्पस, उनका पर्पस क्या था, इकोनॉमिक सोशल और मिलिट्री पर्पस था। दो द किंग इंजॉयड अ सब्सटेंशियल पावर, किंग के पास बहुत सारी पावर थी। येट ही वॉज नॉट एन ऑटोक्रेट, लेकिन वो ऑटोक्रेट नहीं था कि जो भी करना चाहे कर ले। इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही कंसल्टेड अ टू बॉडीज, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम में वो दो बॉडीज से कंसल्ट करता था। एंड एक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन, जो राजा है वो दो असेंबली है उनसे क्या करता रहेगा, सजेशंस लेता रहेगा टाइम टू टाइम। पहला हम सभा की बात करते हैं। इट वॉज अ सिलेक्ट बॉडी ऑफ एल्डर्स, ये सिलेक्ट बॉडी है किसकी, एल्डर्स की है। एंड एडवाइस द किंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडवाइस करती थी किंग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे कौन लोग रहेंगे इस असेंबली में, सिर्फ एल्डर रहेंगे। कौन रहेगा, सिर्फ एल्डर लोग रहेंगे सभा में। इट वॉज फंक्शन एज अ कोर्ट ऑफ अ लॉ, या कोर्ट ऑफ लॉ की तरह काम करती है। एंड ट्राइड अ क्रिमिनल केसेस, हमने पढ़ा है कोई स्पेशल ऑफिसर ऑफ जस्टिस नहीं होता था। जो क्रिमिनल केसेस है वो कौन डिसाइड करेगा, सभा डिसाइड करेगी। सभा में कौन है, प्रोमिनेंट पर्सन्स है, मतलब कि एल्डर्स है, मतलब कि कुछ ही गिने चुने लोग हैं। द हेड ऑफ द सभा वॉज नॉन एज सभापति, सभा का जो हेड है उसे सभापति कहा जाता है। सेकेंड असेंबली आती है समिति। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर असेंबली एंड इंक्लूडेड कॉमन पीपल। अभी हमने सभा में देखा तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पीपल हैं, एल्डर्स ही हैं सिर्फ। समिति में सब लोग आ जाएंगे, कॉमन लोग भी आ जाएंगे। समिति का काम क्या होता है, मेनली डेल्ट विद द पॉलिटिकल बिजनेस ऑफ स्टेट, स्टेट का पॉलिटिकल बिजनेस संभालना समिति का काम होता है। ठीक है, इट ऑल्सो यूज टू इलेक्ट द किंग, जो समिति है वो राजा के लिए चुनती भी है। ठीक है, द हेड ऑफ द समिति वॉज नॉन एज अ पति। ठीक है, हेड ऑफ द समिति इज नॉन एज समितिपति। ठीक है, फिर हम देखेंगे इकॉनमी किस तरीके की है। इकॉनमी में एक चीज़ याद रखनी है कि जो इकॉनमी है उसमें कैटल्स हैं, कैटल रियरिंग चल रही है। द आर्यन डिड नॉट लिव इन अ सिटीज, आर्यन जो है वो शहरों में नहीं रहते हैं, बट पॉसिबली इन अ काइंड ऑफ फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट। कैसे सेटलमेंट में रहते हैं, फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट में आर्यंस रहते हैं। ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसी है, पेस्टोरल है। एग्रीकल्चर वॉज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, यहाँ पे मेन चीज क्या है, पेस्टोरल है। एग्रीकल्चर जो है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। कैटल वॉज अ मेन फॉर्म द वेल्थ, यहाँ पे मेन फॉल फेम कौन, वेल्थ कौन है, कैटल्स है। एग्रीकल्चर होती है बहुत कम मात्रा में होती है, इन्हें जानकारी भी है, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह बो देते हैं लोग, है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज फॉर कंजम्पशन ओनली, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिर्फ कंजम्पशन के लिए होता था, है ना, थोड़ा बहुत, है ना। दे हैड अ बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। ऋग्वेदा मेंशंस अबाउट अ वुडन प्लाउ शेयर के बारे में भी बताता है कि लकड़ी का एक प्लाऊ होता था, है ना। ऋग्वेदा बताता है काउ वर वर्शिप, गाय की पूजा होती थी। एंड वर सिंबल ऑफ अ वेल्थ एंड अ प्रॉस्पेरिटी की सिंबल भी कौन होती थी, गाय होती थी। समटाइम्स अ काउ वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, काउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होती थी, है ना। द वेल्थ ऑफ द पीपल वॉज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कैटल, ठीक है, लोगों की वेल्थ कितनी है किन टर्म्स में देखी जाएगी, कि उनके पास कैटल कितनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कैटल उतना ज़्यादा वेल्दी है पर्सन। द काउ सीम्स टू बी देयर मोस्ट वैल्यूएबल पोसेशन, कौन है, काउ है। एंड द वॉर वर फॉट फॉर द सेक ऑफ द काउ, काउ के लिए वॉर लड़े जाते थे। अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स, ऑक्स, डॉग, गोट, शीप, बफेलो, डंकी
वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड। और भी कुछ एनिमल है जिन्हें डोमेस्टिकेट करके रखते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, ऑक्स हो गया, डॉग हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, बफेलो, इन डंकी, इनके लिए भी हम डोमेस्टिकेट करते हैं। यवा वॉज द कॉमन नेम फॉर एनी ग्रेन। कोई भी ग्रेन है ना, कोई भी अनाज है, उसका जो नाम है कॉमन, उसे यवा कहते हैं। बाली वॉज अ वॉलेंट्री गिफ्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द राजन। बाली एक एज अ वॉलेंट्री गिफ्ट दिया जाता था प्रोड्यूसर से किसी राजा के लिए। नीदर टैक्स वॉज इम्पोज नॉट ट्रेजरी वॉज मेंटेन। ना तो टैक्स इम्पोज किया जाता था, ना ही ट्रेजरी को मेंटेन किया जाता है। बार्टर सिस्टम वॉज प्रेवलेंट। बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था। काउस वर द मोस्ट फेवर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे बार्टर सिस्टम मैंने क्या बताया, कोई कॉइन वगैरह नहीं चल रहे हैं, है ना। सिस्टम में यहाँ पे बार्टर सिस्टम है, चीज़ों को एक्सचेंज करके इकॉनमी चल रही है। काउ जो है सबसे ज़्यादा फेवर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जो बार्टर सिस्टम में काउ को सबसे ज़्यादा एक्सचेंज किया जाता है। कॉपर टूल्स ऑफ दिस एरा आर रिपोर्टेड फ्रॉम द पंजाब और हरियाणा से हमारे लिए कॉपर टूल्स मिल जाते हैं इस एरा के। अयास इज द कॉमन नेम यूज्ड फॉर एनी मेटल। किसी भी मेटल के लिए एक अयास टर्म का यूज हुआ है। गोल्ड क्या कहलाता है, हिरण्या, गोल्ड के लिए टर्म यूज हुआ है। आयरन वॉज नॉट नॉन टू दैम। याद रखना है कि जो आयरन की जो डिस्कवरी हुई है वो कब हुई है, 1000 BCE में हुई है आयरन की डिस्कवरी। ठीक है। अब जो पीरियड है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक जो पीरियड है वो कब से कब तक हम पढ़ रहे हैं, 1500 से लेकर के 1000 तक। तो अब जो 1000, जब ये अर्ली वैदिक पीरियड खत्म होगा तब आयरन की डिस्कवरी होगी। मतलब कि जो लेटर वैदिक पीरियड आएगा वहां पे हमें आयरन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। पॉटरी टाइप देखें तो यहाँ पे जो पॉटरी है वो कैसी है, ऑकर कलर पॉटरी। ठीक है, कैसी है, ऑकर कलर पॉटरी। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो वहाँ पे कैसी पॉटरी थी, वहाँ पे रेड एंड अ ब्लैक वेयर था, रेड एंड अ ब्लैक वेयर। और यहाँ पे हम कैसी पॉटरी देख रहे हैं, पेंटेड ऑकर कलर पॉटरी एंड अ पेंटेड ग्रे वेयर। यहाँ पे याद ये रखना है कि जो पेंटेड ग्रे वेयर है वो जो पॉटरी है वो लेटर वैदिक पीरियड की है, ये जो पेंटेड ग्रे वेयर है जो लेटर वैदिक पीरियड की है। जबकि ओसीपी जो है, ओसीपी ऑकर कलर पॉटरी जो है वो है अर्ली वैदिक पीरियड की। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पीजीडब्ल्यू है लेटर वैदिक पीरियड की जो पॉटरी है वो बहुत ज़्यादा पेंटेड होती है। ठीक है, और इसमें कलर उतना ज़्यादा अनकलरफुल होती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है। आयरन इंट्रोड्यूस अ स्पोक्ड व्हील। आयरन ने इंट्रोड्यूस किया, क्या किए, स्पोक्ड व्हील। ठीक है, स्पोक्ड व्हील क्या होते हैं, इस तरीके से स्पोक्ड व्हील। ठीक है, कोई एक पहिया नहीं है, यहाँ पे साइकिल जैसा टायर है, दिस इज अ स्पोक्ड व्हील। ये आर्यंस ने क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस किए थे पहली बार। इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में इक्का चलता था, मतलब कि सिंगल टायर, है ना, उसमें कोई स्पोक्स नहीं हुआ करते थे। हॉर्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ। ठीक है, हॉर्स का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है। ऐसा माना जाता है कि जो स्टेपीज रीजन से सेंट्रल एशिया में, फिर सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में जो आर्यंस आए तो वो हॉर्स की ही मदद से आए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है लाइक हंटिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, टैनिंग हो गया, वीविंग, चैरियट मेकिंग, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनकी होती थी मेनली, है ना। नॉट फैमिलियर विद अ टाइगर। टाइगर के बारे में कुछ नहीं पता था। टाइगर की फैमिली की कैट जो है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। और कैमल के बारे में भी इन लोगों के लिए ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एलिफेंट, लॉयन के बारे में जानते थे। एलिफेंट भी इनके टाइम पीरियड में था और लॉयन भी इनके टाइम पीरियड में था। ठीक है। अब थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट देख लेते हैं कि किन की पूजा करते थे, है ना, कौन से भगवान को ये मानते थे। भगवानों में देखें तो ऋग्वेदिक हाइम जो है सूक्ति आर प्रेजेस फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, ये किसकी तारीफ होती थी, भगवान। ठीक है, और जो देवी हैं उनकी। एंड द डीटी इज अ एंथ्रोपोमॉर्फिक। जो डीटी है वो कैसी है, एंथ्रोपोमॉर्फिक है, दैट इज अ इन ह्यूमन फॉर्म। जो डीटी है, देवी जो है वो एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में होती थी। येट आइडियल वर्शिप वॉज नॉट प्रैक्टिस। जो आइडियल वर्शिप है उसे प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, जो मूर्ति पूजा है उसे प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। द रिलीजियस लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वॉज अ सिंपल एंड अ प्लेन। जो रिलीजियस जो लाइफ है आर्यन, ऋग्वेदिक आर्यंस आर्यंस की वो कैसी है, सिंपल और प्लेन लाइफ है। दे वर्शिप्ड एंड पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस। जितनी भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनके लिए इनकी पूजा की इन लोगों ने, और पर्सोनिफाई भी किया इनटू द मैनी गॉड्स। बहुत सारे भगवानों के रूप में पूजा की जाती है। जैसे पृथ्वी की पूजा करते थे, मतलब कि जो नेचुरल गॉड्स हैं सिर्फ उनकी पूजा की जाती है, कोई स्पेशल आर्टिफिशियल गॉड नहीं आ रहे हैं। अग्नि, फायर की पूजा कर रहे हैं। वायु, विंड की पूजा कर रहे हैं। वरुण की लोग पूजा कर रहे हैं, वरुण मतलब कि रेन, है ना। इंद्र की, थंडर की पूजा कर रहे हैं, तो सब नेचुरल गॉड्स हैं। द नेचर ऑफ अ ऋग्वेदिक फेज वॉज अ हीनोथीज्म। मतलब कि ये लोग बहुत सारे भगवानों में विश्वास करते थे, है ना। देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है हीनोथीज्म।
इंद्रा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड एंड वॉज ऑल्सो नॉन एज अ पुरंदरा। इंद्रा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है, और इन्हें पुरंदरा भी कहते हैं। जब क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेदिक फेस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड कौन से है, तो हमारे लिए टिक मार्क करना है कि इंद्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। द डिस्ट्रॉयर ऑफ अ फोर्ट भी कहा जाता है, और इन्हें बारिश के देवता भी कहा जाता है, गॉड ऑफ अ रेन। 250 ऋग्वेदिक हाइम जो है वो इनके लिए डिवोटेड है। अग्नि वॉज द सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पे इंद्र है और सेकंड पे कौन है? अग्नि है, अपोजिट बिल्कुल। वॉज द सेकंड इन इंपॉर्टेंस only to the Indra. He acted as the intermediary between the god and the worshipper. गॉड और वर्शिपर के बीच में इंटरमीडियरी का काम करते हैं। 200 ऋग्वेदिक हाइम्न है, वो डिवोटेड किसके लिए है? अग्नि के लिए है। सोमा वॉज द गॉड ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स के जो देवता है वो कौन है? सोमा है। देयर वर ऑल्सो अ फीमेल गॉड्स लाइक अदिति हो गई, इन्फिनिटी। उषा मतलब कि प्रभात की जो देवी है, ठीक है। अदिति जो है इन्फिनिटी की देवी है ना। उषा जो प्रभात होता है, उषा की किरणें सुबह सुबह वाली, उन्हें कहते हैं। हाउएवर द मेल गॉड्स वर मोर इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पीरियड में देन अ फीमेल गॉड्स इन अ पैट, क्योंकि जो सिस्टम है वो कैसा है? सोशल सेटअप पैट्रियार्कल है। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्रा वर इंपॉर्टेंट प्रीस्ट। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पुजारी है, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्रा। नेचर ऑफ अ वर्शिप की बात करें, देयर वर नो टेम्पल एंड नो आइडल वर्शिप। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी टेम्पल नहीं थे, कोई भी आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड्स, भगवान के लिए प्रेयर की जाती थी। इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, वो चाहता है कि कुछ मिल जाए। भगवान को पूजा क्यों करते थे ये लोग? ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी टेम्पल नहीं है, जैसे इंडस वैली में नहीं था वैसे यहाँ भी कोई टेम्पल नहीं है। कोई भी मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा हो रही है, ठीक है, कोई भी मूर्ति नहीं है और कोई भी टेम्पल नहीं है। तीसरी चीज, यहाँ पे जो प्रेयर की जाती थी, क्या मांगते थे भगवान से? कि हमारे लिए घी दे दो, दूध दे दो, ठीक है, थोड़ा बहुत अनाज दे दो, है ना। ये मांगते थे, है ना। गॉड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ये चढ़ाते थे, ठीक है। घी, मिल्क, ग्रेन ये चढ़ाते थे, मांगते नहीं थे, है ना। ये इनडायरेक्टली कभी कभी मांग भी लेते थे, नहीं होते थे तो। द थ्योरी ऑफ री, आगे देखेंगे क्या मांगते थे ये लोग। द थ्योरी ऑफ री, जो पुनर्जन्म की जो थ्योरी है, और रीबर्थ वॉज नॉट कंप्लीटली फॉर्म। यहाँ पे लोग रीबर्थ में बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव नहीं करते थे। द ऋग्वेदा काइंड हैड नो कंसिस्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग द लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ के बाद कोई पर्टिकुलर इनके पास थ्योरी नहीं है स्ट्रांग। प्रेड फॉर अ प्रजा, अब ये आते कि भगवान से मांगते क्या है, ठीक है। प्रजा, प्रजा लोगों और पशु, ठीक है। यहाँ पे इनके पास बहुत सारे बच्चे हो जाएं, मतलब कि लड़के हो जाएं, पैट्रियार्कल सेटअप है तो। और क्या पशु आ जाए, दैट इज अ, हमारे जो पशु हैं, कैटल है, ठीक है। गाय को कोई बीमारी ना लगे, हमारी गाय 12 महीने दूध दे, इस तरीके की हमारा जो मेल चाइल्ड पैदा हो जाए और हमारे बच्चों को कोई बीमारी ना लगे, ये सारी चीज़ें भगवान से मांगते थे। हाउस होल्ड की बात करते हैं, परफॉर्म द रिचुअल्स फॉर देमसेल्फ। जो हाउस होल्ड है वो खुद के लिए कुछ रिचुअल्स करते हैं, एंड एनी एक्सपर्ट प्रीस्ट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हाउस होल्ड खुद ही खुद की पूजा कर लेते। यहाँ पे क्या है, जो आर्यंस जो है वो संस्कृत लैंग्वेज जानते हैं, मतलब कि सारे के सारे मंत्र ये लोग पढ़ सकते हैं, आर्यंस जो है। तो वो क्या करते थे कि अब जो पंडित आएगा वो क्या करेगा, वो भी आकर के मंत्र पढ़ेगा ना। लेकिन हम लोगों के लिए ऑलरेडी सारे मंत्र आते, तो घर की पूजा हम खुद ही कर लेंगे, है ना। चैंटिंग ऑफ अ मंत्र वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिचुअल। चैंटिंग ऑफ मंत्र, मंत्र पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इनके रिचुअल का। मैजिक वॉज नॉट प्रेवलेंट, यहाँ पे जादू टोना नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि जादू टोना होता था। द गॉड वर कैटेगराइज इनटू द 3 स्फीयर, गॉड को 3 स्फीयर्स में डिवाइड करते हैं। टेरेस्ट्रियल गॉड, एटमोस्फियरिक गॉड और मिड स्फीयरिक गॉड, कॉस्मिक गॉड, इस तरीके से, है ना। टेरेस्ट्रियल गॉड, अब टेरेस्ट्रियल गॉड कहाँ पे रहेंगे? पृथ्वी पे रहने वाले। एटमॉस्फेयर, हवा में रहने वाले देवता। कॉस्मिक गॉड, बिल्कुल यूनिवर्स में रहने वाले देवता देखेंगे। इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ ऋग्वेदिक टाइम वर इंद्र हो गया, वरुण हो गया, अग्नि, यम, सोम, ये क्या हो गए? इंपॉर्टेंट गॉड्स है। विष्णु वॉज अ माइनर गॉड ड्यूरिंग अ ऋग्वेदिक पीरियड, मतलब कि छोटे देवता है, बहुत ज्यादा पूजा अर्चना नहीं हो रही है विष्णु भगवान की। अदर इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन है? वरुण। वरुण का काम क्या है? द गॉड ऑफ अ ट्रुथ, सच के देवता, ठीक है। मॉरल ऑर्डर के देवता। मारुत कौन है? मारुति पुत्र, मारुति नंदन जो हम कहते हैं, है ना। जो तूफान के जो देवता है उन्हें मारुति कहते हैं, है ना। हनुमान जी के लिए बचाया था इन्होंने। उषा, जो प्रभात की जो देवी है। पृथ्वी, अ, अन्न धन धान की जो देवी, पृथ्वी माता, ठीक है, धरती माता। विष्णु, गॉड ऑफ 3 वर्ल्ड, तीनों दुनियाओं के देवता। सूर्य है, डिस्ट्रॉयर ऑफ अ डार्कनेस। सूर्य क्या करता है? डार्कनेस को खत्म कर देता है, अंधेरे को खत्म करके प्रकाश रोशनी लेकर के आएगा। मित्र है, सोलर गॉड है।
पूषान कौन है? द गॉड ऑफ अ मैरिज, पूषान देवता शादी कराएँगे। रुद्र देवता क्या कराएँगे? हमारे एनिमल की रक्षा करेंगे। दायूस क्या करेंगे? ये सबसे ओल्ड भगवान हैं, मतलब दादाजी हैं भगवानों के। फादर ऑफ द वर्ल्ड, यही पूरी दुनिया के फादर हैं, जो ब्रह्मा जी हम कहते हैं, वैसे दायूस को पूजा करते थे। यम कौन है? कि आप मर जाओगे तो आपको यम लेने के लिए आएगा। यम क्या है? डेथ के गॉड हैं। अदिति कौन है? द ग्रेट मदर ऑफ अ गॉड, सबकी भगवान की माता हैं, माता जी हैं, है ना? अदिति हो गई। सिंधु, ठीक है, मदर टेरेसा है। सिंधु कौन है? रिवर गॉडेस, सिंधु है रिवर गॉडेस, है ना? फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वैदिक लिटरेचर। देयर आर ब्रॉडली टू टाइप ऑफ वैदिक लिटरेचर होते हैं। पहले हमने देखे कि श्रुति लिटरेचर, ठीक है, फिर दूसरे हम देखेंगे स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर देखें तो दैट विच इज हर्ड, जो आपने सुना है उसे श्रुति कहते हैं। वेद, ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं आगे वाले लेक्चर में।